देखिए, देखते हैं एक्सरसाइज 2, चैप्टर का नाम है कृषि। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के दो महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताइए। तो धान गेहूं, धान गेहूं आदमी सबसे ज्यादा यूज करता है, खाता है। भारत में कौन तीन प्रमुख से मोटे अनाज उगाए जाते हैं? मोटे अनाज में आएगा ज्वार बाजरा और रागी। वो ज्वार बाजरा और तीन नकदी फसल के नाम बताओ। चाय, कहवा, जूट, गन्ना, ये सब कौन सा फसल आता है? नगदी फसल, मतलब जिससे नगद आय प्राप्त हो जाए। देश में सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन कौन सा है? रोपण फसल का मतलब होता है कि एक बार रोपिए और ज्यादा दिन तक वो चलता रहेगा। तो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, ये सब रोपण फसल है। मोटे अनाज में ज्वार बाजरा और रागी। नगदी फसल में चाय, कहवा और जूट। कहवा नहीं जानते हैं? कहवा एक प्रकार का वो भी फसल है। अब ऐसे कैसे बताएं हम? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, ये सब है नगदी रोपण फसल है। नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है प्यारे बच्चों? वैसी फसल जिसके उत्पादन पर कृषक को नगद राशि प्राप्त हो जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। नगद मतलब तुरंत मिल जाता है पैसा, जैसे गन्ना, आलू, जूट। और जिस फसल को एक बार रोपिए और कई वर्षों तक फसल प्राप्त करते रहिए तो उसे कौन सा फसल कहा जाता है? रोपण फसल कहा जाता है। कौन सा फसल कहा जाता है इसे? जैसे चाय, केला, कॉफी, ये सब कौन सा फसल है? रोपण फसल है। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर लिखें। व्यापारिक कृषि किसको कहा जाता है और निर्वाहक कृषि किसको कहा जाता है? व्यापार करने के लिए जिस कृषि का उपयोग होता है, जिस फसलों का उसमें व्यापार की दृष्टि से होता है उसे व्यापारिक कृषि। जैसे गन्ना, मूंगफली, जूट, ये सब जो भी होता है बेचने के लिए होता है। और जिन फसलों को उत्पादन कृषक अपने परिवार के भोजन के लिए करते हैं उसे निर्वाहक कृषि। अगर आप कुछ भोजन के लिए करते हैं तो निर्वाहक, और बेचने के लिए करते हैं, पैसा के लिए करते हैं तो व्यापारिक। जैसे गेहूं, मकई, धान इत्यादि, ये सब कौन सा फसल में आता है? निर्वाहक कृषि में आता है। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटे जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? अरे तो जब बरसात शुरू होता है धान न रोपा जाता है, तो खरीफ फसल कहा जाता है इसके। इसके अंतर्गत धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, तिल, मूंगफली इत्यादि आते हैं। इसे जून जुलाई में रोपा जाता है और अक्टूबर नवंबर तक क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। मतलब मानसून जब चालू होगा तो रोपा जाएगा इसको, अब मानसून जब खत्म होगा, ठंड दिन के दिन आ जाएगा तो क्या कर लिया जाएगा? उसको काटा जाएगा। खरीफ फसल कहा जाता है इसको। वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल को अभी रोपा जाएगा और बसंत ऋतु में काटा जाएगा, मार्च अप्रैल में काटा जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रबी फसल। खरीफ फसल को काटा जाए बोया जाता है बरसात में, काटा जाता है ठंडा में। ठंडा में रोपेंगे, गर्मी में काटेंगे, रबी फसल। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, तीसी, सरसों इत्यादि आते हैं। इसे अक्टूबर से नवंबर तक रोपा जाता है और मार्च से अप्रैल तक क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। समझ में आ जाएगा? नेक्स्ट, वैसी भूमि को क्या कहते हैं जिसे खेती करके छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरता लौट आए? तो परती या चौमासा। कारखाने के उत्पादन की दृष्टि से मिलती हुई वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती का नाम बताएं। तो चाय या कॉफी। अगर आप फसल रोपने के बाद जमीन को खाली छोड़ते हैं तो नहीं, मेरे को देखो ना, जमीन परती छोड़ दिया है, तो इसको कहा जाता है परती या चौमास। और अगर आप कारखाना वाला कुछ खेती रोपना चाहते हैं तो चाय या कॉफी रोपिए। कारखाना में गन्ना भी होता है, उसके लिए भी मिल वगैरह होता है, चीनी मिल, तो ये सब में होता है। कारखाने की दृष्टि से खेती यही है। भारत में उपजने वाली दो खाद्य, नगदी एवं रेशे वाली फसलों के नाम लिखें।
दो दो का नाम लिखना है, इसमें से एक खाद्य फसल हो, एक नगदी हो और एक रेशे वाली हो। खाद्य फसल में आता है धान एवं गेहूं, नगदी फसल में आता है गन्ना और आलू, और रेशे वाली फसल में आता है कपास तथा जूट, कपास तथा जूट। खाद्य फसल में धान और गेहूं, नगदी फसल में गन्ना आलू, नगदी फसल में और रेशे वाली फसल में कपास और जूट। धान, गेहूं, कपास, जूट फलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखें। तो धान, धान में नंबर 1 पे आता है पश्चिम बंगाल तमिलनाडु, गेहूं में पंजाब और उत्तर प्रदेश, गन्ना में उत्तर प्रदेश और गुजरात, आलू की खेती में झारखंड और बिहार, कपास की खेती में गुजरात और महाराष्ट्र, जूट की खेती में पश्चिम बंगाल और बिहार। ये सब मुख्य उत्पादक राज्य हैं। भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखिए। वर्षाधीन का मतलब होता है वर्षा में होने वाला। तो वर्षा ऋतु के मौसम में उत्पादन होने वाले फसलों को वर्षाधीन मौसम फसल कहते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मकई, रागी, ये सब क्या है? वर्षाधीन फसल है। वर्षाधीन मतलब वर्षा ऋतु में होने वाला फसल को वर्षाधीन फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा करें। मतलब कि जो भारत का जीडीपी है, भारत का एनएनपी है, उसमें कृषि का योगदान क्या है? तो हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत तो जो है कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यही कारण है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या कृषि में रोजगार था। वर्तमान समय में 24% आय कृषि से प्राप्त है। कृषि में गिरावट समाज के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगी। इस महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके विकास एवं वृद्धि के लिए इसके आधुनिकीकरण का प्रयास किया है। कृषि में जो गिरावट है वो अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट लाएगा, तो इसीलिए भारत सरकार इस पर थोड़ा सा पहल कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी पूरी जनसंख्या, अधिकतर जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर। अब मान लो गाँव में चले जाइए तो खेती पर ही सब कुछ निर्भर रहता है, उसी से पैसा कमाता है, उसी पैसा से खाता है। तो 2001 तक लगभग 63% जनसंख्या कृषि में रोजगार था, कृषि में। लेकिन कृषि में गड़बड़ क्या है? छिपी हुई रोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी। अगला है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण को संक्षेप में लिखिए। भारत में जो कृषि का उत्पादकता है वो कम क्यों हो रहा है, इसका कारण बताना है। तो सबसे पहले जनसंख्या का कृषि पर बढ़ता दबाव, बहुत सारा जनसंख्या का कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। घटता कृषि योग्य भूमि क्षेत्र, कृषि का जो भूमि है, कृषि का जो जमीन है दिन प्रतिदिन घट रहा है क्योंकि घर बनाए जा रहे हैं। खेतों का छोटा आकार, खेत पहले के तुलना में क्या होता जा रहा है? छोटा। सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं, मानसून की अनिश्चितता, पूंजी में कमी, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलना। बहुत लोग तो खेती नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको जानते हैं कि दाम लास्ट मिलेगा नहीं। आधुनिक ढंग से कृषि यंत्रों का सीमित उपयोग, जो बढ़िया बढ़िया ढंग से खेती करने का यंत्र है उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। और सालों भर काम का, खेती में सालों भर काम मिलता होता। अभी सीजन आया है, खूब खूब काम चल रहा है अभी। ठीक एक खिचड़ी तक 14 जनवरी तक सब खत्म हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं रहेगा। फिर 2 महीना 3 महीना खाली बैठते रहिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? कृषि के क्षेत्र में उन्नत बीज, उन्नत तकनीक तथा आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा उपयोग के द्वारा उत्पादन में वृद्धि के प्रयास को हरित क्रांति कहते हैं। भारत में 1967 में हरित क्रांति आया। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा। 1960 से 61 की तुलना में 1970 से 71 गेहूं की उपज लगभग दोगुनी हो गई। इसके अलावा मकई की उन्नत बीजों का प्रसार के कारण भी मकई के उपज में काफी वृद्धि हुई।
हरित क्रांति में क्या हुआ था ना कि गेहूं का उपज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसी को कहा गया हरित क्रांति। क्यों बढ़ा? बढ़िया बढ़िया बीज से खेती किया गया, अच्छे अच्छे तकनीक से खेती किया गया, तो ऑटोमेटिक उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। भारतीय कृषि की प्रमुख 5 विशेषताओं को लिखिए। तो निम्नलिखित हैं। भारतीय कृषि देश के आर्थिक जीवन का आधार है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि से आधारित है, कृषि से आता है। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। इतने बड़े जनसंख्या के लिए जो भोजन आता है वो कहाँ से मिलता है? खेती से मिलता है। उद्योगों को कृषि से संबंधित अनेक कच्चे माल प्राप्त हो जाते हैं। उद्योग जो होते हैं, उद्योगपति जो होते हैं, कृषि से बहुत सारा कच्चा माल मिल जाता है उन लोगों को, ताकि खेती कर सके। राष्ट्रीय आय में कृषि का मुख्य योगदान है। देश की आय का 24% कृषि से ही प्राप्त होता है। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जैसे चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में विश्व में भारत अग्रणी है। ये विशेषता है। क्या विशेषता है? कि भारतीय कृषि जो है जीवन का आधार है एक तरह से। इसके बाद में लगभग 2/3 लोगों को कृषि ही रोजगार प्रदान करता है। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से। उद्योगों को कृषि से संबंधित अनेक कच्चे माल प्राप्त हो जाते हैं। भारत का 24% आय कहाँ से मिलता है? कृषि से। कई फसलों के उत्पादन में भारत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, नंबर 1 पे है। भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य फसलों के नाम निम्नलिखित हैं। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। व्यावसायिक फसल में चाय, कॉफी, जूट, गन्ना, केला, ये सब व्यावसायिक फसल हैं। और वो सब कौन सा फसल है? प्रमुख खाद्य फसल है। कपास की खेती को दक्कन के प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः क्यों होती है? कपास के उत्पादन के लिए पश्चिमी भारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भाग में लावा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कपास का जो खेती होता है वो काली मिट्टी में क्यों होता है? क्योंकि ये वहां पे नमी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है काली मिट्टी में। मिट्टी जल्दी सूखता ही नहीं है, तो इसीलिए उसमें ज्यादा खेती होता है। अगला प्रश्न है कि क्या कारण है कि गन्ने के उपज उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है? गन्ने की जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ज्यादा होता है, तो क्यों होता है? देखो, गन्ने की उपज उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है क्योंकि दक्षिण भारत की जलवायु समुद्री है। इसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है। दक्षिण भारत में अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। उत्तर भारत में इस प्रकार की जलवायु नहीं मिलती, जिससे गन्ने के रस की मात्रा कम होती है। उत्तर भारत में जो जलवायु है थोड़ा सा गन्ने के लिए अनुकूल नहीं है। दूसरा चीज, दक्षिण भारत का जो जलवायु है समुद्री है और इसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होती है। वहां के दक्षिण भारत में जो गन्ना होता है उसमें रस बहुत ज्यादा निकलता है। यही अगर उत्तर भारत में होता है उसमें रस और शर्करा यानी कि मीठापन क्या रहता है? कम रहता है। कोनो कोनो गन्ना वगैरह खाने पर देखे होंगे पंछुछुर लगता है कि मन नहीं करता है। कोनो कोनो बहुत मीठा होता है, जैसे जूस वाला जो बनाता है वो लोग बहुत मीठा रखता है वो सब। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 2 जगह से आया हुआ है, अलग अलग जगह से अलग अलग वैरायटी का आता है। क्या कारण है कि कपास भारत का आयात और निर्यात दोनों करता है? मतलब क्या है कि कपास भारत से भेजता भी है और भारत से लेता भी है, भारत दूसरे देश से लेता भी है। तो भारत में मोटे रेशों वाली निम्न कोटि का कपास उपजाई जाती है। इसी कारण कपास से महीन वस्त्र तैयार नहीं हो सकते हैं। भारत जो होता है मोटा कपास उपजाता है, महीन वस्त्र जो आता है वो नहीं उपजाया जा सकता है कपास के द्वारा, इस कपास से। इसीलिए भारत मोटे रेशों वाली निम्न कोटि की कपास को देकर, खराब का कपास देकर के बढ़िया का कपास ले लेता है और लंबे रेशों वाली उच्च कोटि की कपास लेता है। यही कारण है कि भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता। भारत जो है कपास का आयात भी करता है, निर्यात भी करता है, क्योंकि यहाँ पर मोटे रेशों वाला छोटा छोटा आकार का कपास होता है। तो बाहर से ले लेता है, ये दे देता है कि ले जाओ तुम मेरा वो अपना दे दो, बदला बदली कर लेता है।
अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि भारत विश्व का अग्रणी चाय निर्यातक देश है? तो भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश इसलिए है क्योंकि यहाँ उच्च कोटि का चाय उपजाई जाती है। उच्च कोटि की चाय उत्पादक क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल और असम में है। निर्यात के लिए कलकत्ता बंदरगाह की सुविधा भी है। अच्छी किस्म की चाय उत्पादन करने के कारण हमारे यहाँ के चाय की मांग पूरे विश्व भर में है। यही कारण है कि भारत विश्व का अग्रणी चाय निर्यातक देश है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे चाय आते हैं। देखे है ना, सस्ता सस्ता चाय आता है, इसलिए पूरे विश्व में भारत से चाय मांग के पीता है। जूट की खेती किन देश राज्यों में अधिक होती है और इसके लिए क्यों होती है? तो जूट की खेती, जूट एक रेशेदार फसल है, इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में जूट की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। चौका युक्त मिट्टी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सड़ाने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता, नदी के जल का प्रवाह आदि दशाएं पाई जाती है। अतः इन राज्यों में जूट की खेती अधिक होती। क्यों जूट की खेती अधिक होती है? क्योंकि यहाँ पर बढ़िया मिट्टी मिल जाता है, सड़ाने के लिए पानी मिल जाता है, तो ये सब बढ़िया रहेगा। तो जूट का खेती यही जाना होगा तो रेगिस्तान में लेके करोगे, वो जो पानी नहीं मिलेगा। चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो चाय के को कृषि के नियमों के जैसा ही रोपा जाता है। एक बार रोपने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन होता है। इसकी दशाएं निम्नलिखित हैं। चाय की खेती के लिए 25 से 30% तापमान की आवश्यकता पड़ती है। यह छाया पसंद पौधा है, अतः इसके बीच बीच में पत्तेदार बड़े बड़े वृक्ष लगाना आवश्यक होता है। चाय की खेती करोगे तो छाया मांगता है। सालाना 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। चाय की जड़ों के पास पानी नहीं लगना चाहिए, अतः इसके लिए ढलुआ जमीन भी आवश्यकता है। ऐसे जमीन भी होना चाहिए कि पानी आए तुरंत निकल जाए। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसकी पत्तियां हाथ से तोड़े जाते हैं, अतः इसके लिए अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। पत्तियों के विकास के लिए आर्द्रता समान रूप से सालों भर वितरित होनी चाहिए, अतः कुहासा और प्रतिदिन वर्षा पत्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है? असम की ब्रह्मपुत्र सुरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी की पहाड़ियां, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां प्रमुख क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश राज्यों में भी चाय का उत्पादन होता। समझ में आ जाएगा। इस तरह से इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए।